सो हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। आज हम थोड़ा अर्थ के बारे में जानेंगे और अर्थ के जो सीजन्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, अर्थ पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और प्रेशर बेल्ट, विंड बेल्ट के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली कुछ अर्थ के बारे में जानेंगे। ये एक क्लास में नहीं होगा, तो सब्सिक्वेंटली आने वाली कुछ क्लासेस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक लेट मी टेल यू दैट ये जो क्लास होती है इसमें हम इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई ट्राई टू टीच by mixing both the language and making the class eventually bilingual. So that is actually a very challenging job for me because I am well versed in English language. And हिंदी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ हिंदी के शब्द हैं जिसके साथ मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता हूँ. So I am trying for your convenience to mix up both languages so that for your better understanding. बट इस बीच में अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ हिंदी के कोई शब्द गलत हो जाते हैं, सो प्लीज पार्डन मी, दैट इज एक्चुअली बाय मिस्टेक इट इज डन एंड वो जानबूझकर नहीं की जाती. सो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली हम जानते हैं अर्थ के बारे में. क्या अर्थ के दो मूवमेंट्स होते हैं, एक अर्थ का रोटेशनल मोशन होता है, एक अर्थ का रिवोल्यूशनल मोशन होता है. एक में अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है. द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस व्हिच टेक्स 23 आवर्स एंड सम मिनट्स, और होल में कहें तो 24 आवर्स. सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट टाइम इन व्हिच अर्थ एक अपने एक्सिस पे एक पूरा चक्कर काट लेती है. और रिवॉल्यूशन जो है वो 365 होल 1/4 दिन में एक चक्कर सूरज का काटती है पृथ्वी. सो 365 एंड 1/4 डेज, इतना टाइम लगता है अर्थ को एक चक्कर काटने में सन के किनारे. और 4 साल को अगर आप जोड़ोगे तो ये 1/4 एड अप होते, 4 बार 1/4 जब ऐड होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है जो फरवरी में जुड़ता है. अब हम अर्थ के बारे में और कुछ जानते हैं. जैसे अर्थ जो है एक कंप्लीट स्फीयर नहीं है, कंप्लीट गोला नहीं है अर्थ, बल्कि जो शेप है अर्थ का उसे हम बोलते हैं जियोग्राफी में ऑब्लेट स्फेरॉइड. The shape of the earth is oblate spheroid or it is called geoid. Geoid, geoid. So earth का शेप क्या है? Geoid. ये एक ऐसा शेप होता है जिसमें एक कंप्लीट स्फीयर आप समझिए, बस उसमें अंतर ये है कि जो नॉर्थ और साउथ ऊपर और नीचे से अर्थ थोड़ी दबी हुई है. सो जो बीच का हिस्सा है, इक्वेटर का हिस्सा है अर्थ का, वो बल्ज आउट है बाहर की तरफ. सो दिस इज द होल शेप ऑफ द अर्थ. सेकेंड थिंग, अर्थ अपनी एक्सिस पे सीधी नहीं है, अर्थ अपनी एक्सिस पे थोड़ी इंक्लाइंड है. कितनी इंक्लाइंड है? सो अर्थ अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री के एंगल से इंक्लाइन होती है. 23.5 डिग्री के एंगल से अर्थ इंक्लाइंड है. एक्चुअली हम कह सकते हैं ये नॉर्थ और ये साउथ पोल नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है. सो अर्थ अपनी एक्सिस पे थोड़ी इंक्लाइन है, जिसकी वजह से जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसको हम थोड़ा अच्छे से समझने के लिए 23.5 पे समझते हैं कि दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. यानी अर्थ 23.5 डिग्री का एंगल अपने एक्सिस पे बनाती है और तब वो सूरज के चक्कर काटती है. सो दिस इज अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. और अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डे एंड नाइट ऑन आवर प्लेनेट. सो जो पृथ्वी पे डे एंड नाइट होता है उसका रीजन क्या है? अर्थ का रोटेशन. अपनी एक्सिस पे अर्थ का 24 घंटे में जो एक चक्कर काटना है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं. बट इफ समवन आस्क्स व्हाट इज द रीजन दैट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन ऑन आवर प्लेनेट. सो चेंज ऑफ सीजन का क्या रीजन है? सो चेंज ऑफ सीजन का बहुत बड़ा और सबसे मेन रीजन क्या है? अर्थ का अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री के एंगल से टिल्ट होना. ड्यू टू दिस टिल्टिंग different regions of the planet receives different amount of sunlight in different months of the year. अलग अलग महीनों में पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में सूरज की रोशनी कहीं कम और कहीं ज्यादा गिरती है, जिसकी वजह से कुछ रीजन्स ज्यादा गर्म हैं, कुछ रीजन्स रिलेटिवली कोल्डर हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट पाया जाता है. सो नॉट ओनली बट द मेन रीजन बिहाइंड द change of season on our planet is the tilt in the axis of the earth. और कितना एंगल से टिल्ट है? 23.5 डिग्री से टिल्ट है.
अगर कोई पूछे अर्थ अपने रिवॉल्यूशनरी एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, सो 90 डिग्री में से 23.5 घटा दीजिए, 66.5 डिग्री अपने रिवॉल्यूशन के एक्सिस से 66.5 डिग्री और अपने सीधे अर्थ के एक्सिस से 23.5। सो इस तरह का अर्थ का शेप है। अब जो सीजन्स है जो उस सन की वजह से होते हैं, सन की रेज की वजह से, कई लोग पहले के समय में ये सोचते थे कि जो सूरज है वो पूर्व से उगता है और पश्चिम में ढलता है। सो एक्चुअली सूरज पूर्व से उगता और पश्चिम में ढलता नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। सूरज बल्कि क्या है, स्टेशनरी है, अपनी जगह रुका हुआ है। द डे एंड नाइट दैट वी एडमिट इज एक्चुअली ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ एंड नॉट द सन। अर्थ के मोशन की वजह से ये दिन और रात होते हैं। सो क्या है कि अर्थ जो सन है वो अपनी जगह पर रुका हुआ है और अर्थ सूरज के चक्कर काटते समय 4 फेजेस मेनली लेती है। अर्थ पे हमने कुछ लैटिट्यूड्स पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, जैसे 0 डिग्री जिसको इक्वेटर कहते हैं, 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 साउथ एंटार्क्टिक सर्कल एंड फाइनली 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। इस चीज को समझने के बाद अगर हम देखें तो जो सन का जो अर्थ की मूवमेंट है उसकी वजह से जो सन है वो अपने जो सीधी रोशनी है, जो वर्टिकल रेज है सन की, वर्टिकल रेज का कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, जहां सन की, पृथ्वी का वो हिस्सा जहां सन की वर्टिकल रेज गिरती हैं वो जगह इंटेंसली हीटेड होती है, वहां सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी पहुंचती है जिसको इंसोलेशन कहते हैं, वहां सबसे ज्यादा इंसोलेशन पहुंचता है जिसकी वजह से वो रीजन सबसे ज्यादा हॉटर होते हैं। कौन से रीजन? जहां सन की वर्टिकल रेज पहुंचती हैं, सीधी किरणें, और सन की तिरछी किरणें जहां पहुंचती हैं, ऑब्लिक रेज जहां पहुंचती हैं, वो जगह इस जगह के मुकाबले थोड़ी क्या होती है, कूल होती है, थोड़ी कम हॉट होती है, थोड़ी कम वार्म होती है। सो दिस इज अ कॉमन नोन फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एज्यूम, जस्ट दिमाग में सपोज कीजिए आपने टॉर्च लिया है, जो टॉर्च होती थी पहले के समय में, अभी भी जो टॉर्च होती है उसमें एक ही चीज है। देखिए जब आप टॉर्च को जलाते हैं रात के समय, देखिए किसी दीवार पे आप टॉर्च जलाइए, जो सीधी रोशनी टॉर्च की जहां जाती है वहां मैक्सिमम ब्राइटनेस होती है और जहां तिरछी रोशनी पहुंचती है टॉर्च की वहां ब्राइटनेस थोड़ी कम होती है। और अब इस ब्राइटनेस जो टॉर्च की है इसको आप सन से कंपेयर कीजिए तो आपको यही आंसर मिलेगा कि जहां सीधी रोशनी पहुंचेगी वो जगह बहुत गर्म होगी और जहां तिरछी रोशनी पहुंचेगी वो जगह वहां कम रोशनी है, सो कम किरणें पहुंच रही हैं, सो वो जगह कम हॉट होगी, वो जगह रिलेटिवली क्या होगी, कूल होगी। इसी तरह सन की एनर्जी अर्थ पे अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग मात्रा में पहुंचती है। सो अर्थ, अगर हम कहें सिर के ऊपर सूरज चमकता है तो ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जिनके बीच में, जहां अर्थ के जो हिस्से हैं, अर्थ के ऐसे कौन से हिस्से हैं जहां सूरज सिर के ऊपर चमकता है। सो अगर आप देखना चाहते हैं सूरज को सिर के ऊपर वर्टिकली शाइन करते हुए, सो दिस कैन ओनली हैपन बिटवीन 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सूरज, इसी दोनों के बीच में सूरज की रोशनी हमेशा मूव होती रहती है, सीधी गिरती रहती है। 23.5 नॉर्थ के ऊपर लैटिट्यूड्स में सूरज की वर्टिकल रेज कभी नहीं जाएंगी और 23.5 साउथ के नीचे सूरज की वर्टिकल रेज कभी नहीं जाएंगी। दैट इज द होल, जो इसका आर्ग्यूमेंट जो अभी तक हमने जाना इस चीज में, इसका जो फाइनली कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या है कि जो 23.5 नॉर्थ है वहां एक बार साल में सूरज सीधा चमकता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कैंसर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे साल में एक बार सूरज सीधा चमकता है। अब अगर सूरज एक बार यहां सीधा चमक रहा है और एक बार यहां सीधा चमक रहा है तो एक जाहिर सी बात है यहां से सूरज ऐसे ट्रैवल करते हुए नीचे आएगा, फिर नीचे से ट्रैवल करते हुए ऊपर गया। सो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ट्रैवल करने में एक बार ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से दोबारा कैंसर तक वापस आने में 1 साल कंप्लीट हो जाता है। सो कह सकते हैं कि इस पूरे रास्ते को पार करने में जो 0 डिग्री है इस पे सूरज कितनी बार वर्टिकली चमका होगा? 2 बार, एक बार नीचे आते समय, एक बार ऊपर जाते समय। सो कंक्लूजन, 23.5 north, Tropic of Capricorn receives the vertical sunlight in at least once a year. Tropic of Capricorn receives the vertical rays of sun at least once in a year. 0 degree equator receives overhead sun or vertical rays of the sun 2 times in a year. So इतनी चीज आपको समझ में आ गई। सो आप ये समझ गए कि ये इलाका जो है 23.5 नॉर्थ से साउथ के बीच में, यहां सूरज सीधा चमकता है। सो पृथ्वी का ये जो हिस्सा है ये सबसे गर्म हिस्सा होता है एंड दिस इन जियोग्राफी इज कॉल्ड हॉट जोन और टॉरिड जोन। हॉट जोन और टॉरिड जोन। इसके ऊपर सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधी नहीं पहुंचती हैं बल्कि तिरछी पहुंचती हैं। कैसे? अब इसके ऊपर जो है देखिए सूरज की सीधी किरणें नहीं पहुंचती हैं और सूरज की किरणें तिरछी पहुंचती हैं और यहां पे सीधी पहुंचती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जून 21 को सूरज सीधा चमकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जून 21 से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर 0 डिग्री तक आने में 3 महीना लगेगा। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जून 21 को है सूरज, तो यहां जुलाई, यहां अगस्त और 0 डिग्री पे कब आ जाएगा? सितंबर 23। सितंबर 23 को सूरज डायरेक्ट चमकता है इक्वेटर पे। फिर नीचे जाएगा अभी सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 22। दिसंबर 22 को सूरज ओवरहेड चमकता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23.5 साउथ पे। सो जून 21 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, जुलाई, अगस्त, सितंबर को 0 डिग्री इक्वेटर पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। फिर ऊपर चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च 21 को दोबारा सूरज किस पे आ जाएगा? 0 डिग्री इक्वेटर पे। फिर मार्च के ऊपर जाइए अप्रैल, मई, जून 21 दोबारा कहां आ जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सो 1 साल कंप्लीट हो जाता है इस बीच में। सो जून 21 को बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस मतलब जून 21 का दिन। ये दिन वो समय है जब सूरज की किरणें सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती हैं और नॉर्थ हेमिस्फेयर जो है अर्थ का आधा ऊपर वाला हिस्सा, वहां दिन बड़े होते हैं और जो साउथ वाला आधा हिस्सा है वहां दिन छोटे होते हैं। और सबसे बड़ा दिन कहां होता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में ओरिजिनली। तो जून 21 का ये समय है जिसको समर सॉलिस्टिस कहते हैं। यानी जून 21 पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होता है जून 21 को, और साउथ हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक इसी तरह जून 21 का उल्टा है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज सीधा चमकेगा दिसंबर 22। तो दिसंबर 22 को सूरज सीधा कैप्रिकॉर्न पे चमकता है और अर्थ का जो लोअर हेमिस्फेयर है, आधे के नीचे वाला हेमिस्फेयर, यहां इस समय सबसे बड़ा दिन पाया जाएगा और दिन सबसे बड़े होंगे। और जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है इस समय दिन सबसे छोटे होंगे। कब? दिसंबर 22। सो दिसंबर 22 लॉन्गेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर, जनवरी 21 लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। और जो मार्च 21 है और सितंबर 23 है, ये वो 2 दिन है जब सूरज सीधा इक्वेटर पे चमकता है। सो मार्च 21 को हम बोलते हैं जब सूरज इक्वेटर पे चमकता है। इस समय क्या होता है? देखो इक्वेटर क्या है? अर्थ के एकदम बीच में है इक्वेटर की लाइन, 0 डिग्री अर्थ के एकदम बीच में है। जब सूरज सीधा वहां चमकेगा तो नॉर्थ में भी बराबर किरणें जा रही हैं, साउथ में भी बराबर जा रही हैं। सो नॉर्थ और साउथ पूरी दुनिया में दिन की अवधि एक समान होगी। द लेंथ ऑफ द डे विल बी सेम ऑल ओवर द प्लेनेट ऑन मार्च 21 एज वेल एज
सितंबर 23। ये 2 दिन सूरज की किरणें पूरी दुनिया में बराबर पड़ती हैं और दिन की लंबाई एक बराबर होती है पूरे ग्लोब पे। इस कंडीशन को कहते हैं इक्विनॉक्स। सो मार्च 21 को हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स और सितंबर 23 को वर्नल इक्विनॉक्स। सो इक्विनॉक्सेस को आप समझिए। सो 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ के बीच में सूरज सीधा चमकता है, इतना हमको पता है। इसके ऊपर ना इसके नीचे सूरज की सीधी किरणें कभी नहीं जाएंगी। सो ये पूरा हिस्सा इंटेंसली हीटेड होता है, इसको टॉरेट जोन कहते हैं। इसके ऊपर का हिस्सा जहां सूरज की तिरछी किरणें पहुंचती हैं, जहां तिरछी किरणें पहुंचती हैं सूरज की, इन हिस्सों को कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन वो जगह है पृथ्वी की जहां सूरज की वर्टिकल रेस कभी नहीं पहुंचेगी और ये जगह इतनी इंटेंसली हीटेड कभी नहीं होंगी जितने ये टॉरिड जोन वाले इलाके हैं। टॉरिड जोन को ट्रॉपिकल रीजन्स भी कहते हैं और ट्रॉपिकल रीजन यानी 23 हाफ नॉर्थ 23 हाफ साउथ के बीच में पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन या टॉरिड जोन। इसके बाहर जैसे ही आप जाओगे टेम्परेट जोन चालू हो जाएगा जो थोड़ा ठंडा होगा और जिसको जहां सूरज की सीधी किरणें नहीं पहुंचेंगी। फिर टेम्परेट जोन के अगर नॉर्थ में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा नॉर्थ पोल और इसी तरह साउथ में भी टेम्परेट जोन आएगा कैप्रिकॉर्न के नीचे। और फिर 66 हाफ साउथ जो है जिसको एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं, इसके नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो जगह हैं जहां 6 महीने लगातार दिन होते हैं और 6 महीने लगातार रात होती है। इस चीज को समझने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि मार्च 21 को जब सूरज सीधा 0 डिग्री पे चमक रहा है तो सूरज की किरणें, ध्यान दीजिए इसको बहुत ध्यान से समझिए, मार्च 21 को सूरज 0 डिग्री पे है तो बराबर किरणें नॉर्थ हेमिस्फेयर पे भी जा रही हैं, अर्थ का ऊपर आधा, और साउथ हेमिस्फेयर अर्थ का निचला आधा बराबर जा रही है। पर मार्च के बाद क्या होगा, सूरज नीचे जाएगा कि ऊपर? अप्रैल, मई, जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकना है ऊपर की तरफ, यानी मार्च के बाद सूरज ऊपर ट्रेवल करना शुरू करेगा। अब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मार्च में बराबर किरणें पहुंच रही थी। जैसे ही मार्च से सूरज ऊपर जाएगा, ज्यादा किरणें ऊपर पहुंचेंगी कि नीचे पहुंचेंगी? ऊपर पहुंचेंगी। सो मार्च के बाद अप्रैल 1 महीना सूरज की ज्यादा किरणें नॉर्थ हेमिस्फेयर में जा रही हैं। मई दूसरा महीना, नॉर्थ हेमिस्फेयर इज मोर ब्राइट देन साउथ हेमिस्फेयर, मई हो गया। जून सबसे बड़ा दिन नॉर्थ हेमिस्फेयर में जम के उजाला। फिर जून के बाद जुलाई, अभी भी नॉर्थ हेमिस्फेयर में ही सूरज डोमिनेंट है। अगस्त अभी भी नॉर्थ हेमिस्फेयर में ही है। सितंबर अब फिर आ गया 0 डिग्री पे, अब फिर बराबर दोनों जगहों पर। यानी मार्च से लेके सितंबर 6 महीने तक कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा रोशनी जा रही थी सूरज की? निचला आधा या ऊपर वाला आधा अर्थ का? सो आंसर इज अपर हाफ। सो ड्यू टू दिस रीजन नॉर्थ पोल पे मार्च 21 को सूरज पेरिफेरी पे दिखना शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे मार्च से जैसे जैसे जून पे आओगे सूरज नॉर्थ पोल पे और ऊंचाई पे पहुंच जाता है। फिर जैसे आप ऐसे समझिए दैट दिस इज नॉर्थ पोल। सपोज ये नॉर्थ पोल है और एक व्यक्ति यहाँ नॉर्थ पोल पे खड़ा है। सो मार्च 21 को जब सूरज 0 डिग्री पे सीधा चमक रहा है पूरी दुनिया में, ऊपर आधे में और नीचे आधे में बराबर रोशनी गिर रहा है और इक्विनॉक्स का पोजीशन है जो कौन सा इक्विनॉक्स है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स, मार्च 21। इस समय क्या होता है, सूरज अगर आप पोल्स पे खड़े रहोगे, पोल्स पे नॉर्थ पोल पे, सूरज आपको कहाँ दिखेगा? सूरज आपको यहां दिखेगा। मतलब सूरज की आपको थोड़ा सा सूरज का हिस्सा दिखेगा, डिम सूरज दिखेगा, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर का हल्की सी रोशनी सूरज की रहेगी, पर डूबेगा बिल्कुल नहीं। 24 घंटे ये सूरज आपको दिखेगा। और मार्च के बाद जैसे अप्रैल, मई, जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज आता है, ये 3 महीने में क्या होता है? मार्च के बाद अप्रैल सूरज यहां, मई, जून सूरज यहां चमकता है पोल से। सो ये ऐसे दिखेगा सूरज को, और जून में, और मई में ऐसे, अप्रैल में ऐसे। सो ऐसे देखा,
मार्च से अप्रैल, मई, जून सूरज यहां है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तक ये व्यक्ति सूरज को देख रहा है, यानी 6 महीने तक नॉर्थ पोल पे दिन है। दिस कंक्लूड्स द फैक्ट दैट नॉर्थ पोल रिसीव्स 6th month continuous daylight and the same during this period when the north pole is lighted up for 6 consecutive months, the south pole is in complete darkness. पूरी 6 महीने की रात होगी इस समय साउथ पोल पे। ठीक कंडीशन उल्टी हो जाएगी सितंबर के बाद जब सूरज नीचे की तरफ जाएगा। अब इसको समझिए साउथ पोल पे खड़ा है और ये सन क्या है, सितंबर 23 का समय है, मार्च 21 नहीं, सितंबर